जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। हम पढ़ रहे थे IAS 41, जिसके अंदर आपने देखा था कि बायोलॉजिकल एसेट्स हैं, दो किस्म के हैं, एक लिविंग एनिमल और एक लिविंग प्लांट। एक बियरर प्लांट उसके अंदर है, बियरर प्लांट IAS 16 में जाएगा। लिविंग एनिमल, लिविंग प्लांट्स ये आपके किस में जाएंगे? IAS 41 में। जब वूल शेयर होगी या जब फसल काटी जाएगी तो उस वक्त हम IAS 41 के तहत इसको वैल्यू करेंगे ऑन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर, और फौरी तौर पर ये वूल या जो फसल है ये किधर चली जाएगी? IAS 2 में चली जाएगी एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, और ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बाद में बेची जानी है या फिर इससे मज़ीद आगे मज़ीद प्रोडक्ट्स बननी है। तो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, बाद में वो IAS 2 के तहत डील होगी। हमने रिकन्सिलिएशन भी देख ली थी। जस्ट गो थ्रू करते हैं चैप्टर मुकम्मल। क्या क्या चीज़, कोई चीज़ पेंडिंग है, जो सी चीज़ पेंडिंग होगी वो हम डिस्कस कर लेंगे। ये वाला स्टैंडर्ड कवर करता है बायोलॉजिकल एसेट एक्सेप्ट बियरर प्लांट। तो लिविंग प्लांट ज़रूर है, लेकिन बियरर प्लांट इस स्टैंडर्ड में शामिल नहीं होते। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को भी कवर करता है एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट के वक्त IAS 41 लगना है, उसके बाद IAS 2 कवर। गवर्नमेंट ग्रांट्स फॉर एग्रीकल्चर इन सर्टन सिचुएशन। कुछ सिचुएशन में गवर्नमेंट ग्रांट किसके तहत डील होगी? IAS 41, अदरवाइज IAS 20 जो आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। IAS 41 डज नॉट अप्लाई टू, ये अप्लाई नहीं होता टू दी हार्वेस्टेड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। मीन्स जो ही हार्वेस्ट होना है, जस्ट वैल्यू होनी है, उसके बाद इसका कोई काम नहीं है। ये लैंड पर भी अप्लाई नहीं होता जिसके ऊपर एक्चुअल में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बन रही है या ये फसल वगैरह उग रही है। बियरर प्लांट्स पर भी अप्लाई नहीं होता रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। हाउएवर, ये इंपॉर्टेंट कहानी आ गई। हाउएवर IAS 41 डज अप्लाई टू दी प्रोड्यूस ऑन दी बियरर प्लांट। मीन्स जो उसके ऊपर फल लग रहे हैं उनके ऊपर IAS 41 अप्लाई होता है। इंटेंजिबल एसेट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पर भी ये अप्लाई नहीं होता। मसलन सॉफ्टवेयर वगैरह है जो कि हमने लगाया हुआ है अपने क्या कहते हैं फार्म हाउस के ऊपर, तो वो सॉफ्टवेयर भी IAS 41 के तहत डील नहीं होगा। बायोलॉजिकल एसेट और फिर उससे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और उससे मज़ीद आगे प्रोडक्ट्स जो रिजल्टेंटली प्रोड्यूस होती हैं, वो शीप है, शीप से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वूल हासिल होगी, उससे फिर आप आगे कपड़ा वगैरह बनाएंगे। डेयरी कैटल है, उससे मिल्क हासिल होगा, मिल्क से आप चीज़, दही, खीर, जो आपका दिल करे। कॉटन प्लांट्स, उससे कॉटन हासिल होगी और कॉटन से ये भाईजान के कपड़े बन जाएंगे, फुल माया लगे हुए कॉटन वाले। शुगर केन, हार्वेस्टेड केन है, उससे आप शुगर बनाएंगे। टोबैको प्लांट्स हैं,
उससे सिगरेट बनेंगे। पहले लीव्स आएंगे, लीव से सिगरेट बनेंगे। टी बुशेस है, उससे लीव्स पिक होंगे और उसके बाद आप लोगों के लिए चाय की पत्ती तैयार हो जाएगी। फ्रूट ट्रीज हैं, उससे फ्रूट आप हासिल करेंगे और फिर बाद में प्रोसेस फ्रूट यानी कि जूसेस वगैरह उससे बन जाएंगे। ये वाली चीज़ हमें डिस्कस नहीं करनी चाहिए, ये वाली चीज़ हमें डिस्कस नहीं करनी चाहिए, अच्छी चीज़ नहीं है यार। चलो फिर भी चलो। रबर ट्रीज, इससे हार्वेस्टेड लेटेक्स हासिल होगा और उससे रबड़ वाली प्रोडक्ट्स तैयार होंगी। तो ये स्टैंडर्ड में एज इट इज यही टेबल दी हुई है, वही क्या हुई है, रिप्रोड्यूस हुई है। इससे रिलेटेड होमवर्क में आप दो एग्जाम्पल कर लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2। बायोलॉजिकल एसेट लिविंग एनिमल एंड प्लांट है। ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल एसेट डिस्कस हो चुका, हार्वेस्ट डिस्कस हो चुका, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कॉस्ट टू सेल, ये चीज़ें डिस्कस हो चुकी। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ, डीजनरेशन, प्रोडक्शन, प्रोक्रिएशन, ये डिस्कस हो चुकी। एग्रीकल्चर एक्टिविटी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी कि आपके पास मैनेजमेंट होनी चाहिए स्टैंडर्ड में एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, और उसके अलावा बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि ग्रोथ, प्रोक्रिएशन और प्रोडक्शन वगैरह ये होनी चाहिए। कुछ कॉमन फीचर एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, रेंज ऑफ एक्टिविटीज के हैं कि आप लाइव स्टॉक को रेज कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, फॉरेस्ट्री में डील कर रहे हैं, एनुअल और पेनियल क्रॉपिंग है, आपकी कल्टीवेटिंग, ऑर्चर्ड एंड प्लांटेशन वगैरह, आप ये जो होती है शजरकारी वगैरह, और ये जो हमारी लगी होती हैं क्या कहते हैं जहाँ पे नर्सरी वगैरह, वहाँ पे क्या बन रहे हैं पौधे वगैरह, और उनकी क्या नाम है, ये सारी की सारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो रही है। प्लांटेशन, फ्लोरिकल्चर एंड एक्वाकल्चर, पानी वगैरह से रिलेटेड, फिश फार्मिंग, और ये नर्सरी वगैरह, फ्लोरिकल्चर वगैरह। कॉमन फीचर क्या है, चेंज हो, मींस ग्रोथ होने के चांसेस हो। मैनेजमेंट ऑफ चेंज हो, मैनेजमेंट के अंदर जो मैंने बात की थी, अगर फिश फार्मिंग हो रही है तो उसके अंदर आप क्या कर रहे होंगे, उनकी टेम्परेचर मेंटेन कर रहे होंगे और ये देख रहे होंगे उनकी ग्रोथ सही हो रही है या नहीं हो रही, कोई मेडिसिन वगैरह की ज़रूरत है तो वो कर रहे होंगे आप। मेजरमेंट ऑफ चेंज, ये भी आप साथ साथ हर कुछ अरसे बाद चेक कर रहे होंगे कि ये वेट इसका सही हो रहा है या नहीं हो रहा, क्वालिटी इसकी सही चल रही है या नहीं चल रही। बियरर प्लांट के ऊपर डिस्कशन हो चुकी। प्रोड्यूस, ग्रोइंग ऑन द प्लांट डिस्कशन हो गया हुआ। प्लांट आर नॉट बियरर प्लांट्स, कौन कौन से प्लांट बियरर प्लांट नहीं हैं, कौन कौन से होंगे जी? ऐसे प्लांट्स, ऐसे दरख्त जो कि हम कल्टीवेट करते हैं टू बी हार्वेस्टेड एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जो लकड़ी हासिल करने के लिए ही स्पेशली प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो बियरर प्लांट नहीं होते। जिससे आपने बाद में क्या करना होता है, पेंसिल्स बनानी है, जिसे आपने माचिस बनानी है, ये वाले जो दरख्त हैं उनको बियर प्लांट नहीं बोलेंगे। रीज़न क्या है? क्योंकि हमने उसे ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बनाना है, इसलिए वो बियर प्लांट कंसिडर नहीं होंगे। प्लांट्स कल्टीवेटेड टू प्रोड्यूस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस and more than a remote likelihood
that the entity will also harvest and sell the plant as agricultural produce other than an incidental scrap sale. For example, trees that are cultivated both for their fruit and for their lumber. ऐसे प्लांट्स जो ड्यूल नेचर पर चल रहे हैं, जिनसे मकसद लकड़ी भी हासिल करना है और कोई उससे थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हासिल करना है, फ्रूट भी हासिल करना है, तो ऐसे प्लांट्स भी शामिल नहीं होंगे। एनुअल क्रॉप्स जो फसलें हैं वो भी बियर प्लांट नहीं कहलाएंगी। तो ऐसे दरख्त जो लंबा अरसा चलते हैं और मेजर उनका मकसद क्या है, जस्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हासिल करना, फल हासिल करना, वो क्या कहलाएंगे, बियर प्लांट कहलाएंगे। रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट किसके ऊपर होगी? मेजरमेंट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे होगी, और रिकॉग्निशन क्राइटेरिया में थोड़ा सा एडिशनल एक आधी चीज याद रखनी है कि फेयर वैल्यू और कॉस्ट ऑफ द एसेट कैन बी रिलायबली मेजर्ड। बाकी तमाम स्टैंडर्ड्स में क्या है, कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड। बेनिफिट वाला सेम है, एंटिटी कंट्रोल्स द एसेट, ये तो रूटीन में भी होता भी है। बायोलॉजिकल एसेट, ग्रुपिंग ऑफ द एसेट, लें जी, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस, ये क्या कहानी है? अक्सर औकात देखा हुआ है आपने कि जो खेतों पे जो फसलें उगी होती हैं, इनकी पहले से ही क्या हो जाती है, डीलिंग हो जाती है, पहले से ही ठेका हो जाता है कि जनाब ये जो भी फसल होगी ये फलाना बंदा खरीदेगा, और उसने पहले से एक ऑफर भी लगा दी होती है। इसका मतलब हमारा पहले से ही फ्यूचर का एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया होता है। तो कहा यह जाएगा इसके अंदर कि वो फेयर वैल्यू नहीं होती है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस आर नॉट नेसेसरली रेलेवेंट इन मेजरिंग फेयर वैल्यू बिकॉज फेयर वैल्यू रिफ्लेक्ट्स द करंट मार्केट कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर बारिशें ज्यादा हो जाए, फसल क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, उस लिहाज से उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। ऑन अदर हैंड, बारिशें ज्यादा होने से ओवरऑल सिचुएशन ये हो सकती है कि जी शॉर्टेज हो जाए, शॉर्टेज होने की वजह से प्राइसेस हाई होने लगे। अगर तो किसी सिर्फ एक इलाके में बारिश ज्यादा हुई है, उसकी फसल खराब हो गई, उसकी क्वालिटी डाउन हो गई, वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। जब हम उसे क्या करेंगे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हासिल करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, डाउन। ऑन अदर हैंड, अगर फसल ओवरऑल क्या हुई, कम हुई, तो प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अभी रिसेंटली अगर आप आजकल के सिनेरियो में देखें, स्ट्रॉबेरी की प्राइसेस क्या थी, काफ़ी हाई थी। फिर एकदम से एक खबर मार्केट में गर्दिश की कि ये इतनी ज़्यादा लाइफ इसकी कैसे हो गई है, तो पता ये चला कि उन्होंने ज़्यादा स्प्रे किया हुआ है, उसकी प्राइस क्या हुई, एकदम से कम हो गई। हिस्ट्री की कम प्राइसेस के ऊपर आ गई कह लो, और फिर भी कोई लेने को तैयार नहीं। तो ये करंट मार्केट कंडीशंस के ऊपर चल रही होगी। द फेयर वैल्यू इज नॉट एडजस्टेड बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट। IAS 37 is applied if such contract is onerous। ये क्या कहानी है, IAS 37 में पढ़ेंगे। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर आपको पहले से ही पता है और एक एग्रीमेंट हो चुका हुआ है और आपको एक खर्चा करना ही करना है, तो वो बर्दाश्त करना ही करना है, हम फौरी तौर पे लॉस बुक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्रीमेंट किया
और मैंने एक अदर दुकान किराए पर ली बिजनेस के लिए, 4 महीने बिजनेस किया, नहीं चला, और एग्रीमेंट ये किया हुआ है कि पूरे के पूरे साल का किराया तो मैं दूंगा ही दूंगा। अब भले मैं छोड़ना चाहूं, भले मैं छोड़ना चाहूं कि बस मुझसे मजीद बिजनेस नहीं होगा, फिर भी मुझे बाकी की 8 महीनों का किराया बियर करना है, तो मैं आज ही, चाहे मेरा ईयर एंड हो रहा है, मैं आज ही क्या बुक कर लूंगा, लॉस बुक कर लूंगा कि ये तो क्या हो गया, लॉस हो गया, ये मुझे पे करना ही करना है। अब से 10,000 पर मंथ किराया था, तो कितने का लॉस बन रहा है, 80,000 का, 8 महीनों का। तो या तो मैं 80,000 एज इट इज बुक कर लूंगा कि ये मेरा लॉस हो गया, इसको कहेंगे ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, अभी पेमेंट नहीं की हुई, ठीक। या फिर अगर मैं छोड़ता हूं तो कोई ना कोई पेनल्टी रखी हुई है, से पेनल्टी है 60,000 रुपया, पेनल्टी क्या है, 60,000, एक साइड पे रेंट है, दूसरी साइड पर पेनल्टी है, तो अब मैं उसमें से लोअर चूज कर लूंगा कि मैंने किस चीज को ऑप्ट करना है। आई शुड गो फॉर पेनल्टी, कम के ऊपर ही जाएंगे ना, कम लॉस के ऊपर आप जाएंगे और आप क्या करेंगे, फौरी तौर पर बुकिंग कर लेंगे, इसको बोलते हैं ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। बाकी मजीद डिटेल में IAS 37 के अंदर इंशाल्लाह हम देख लेंगे। तो एग्रीमेंट हो गया, ठेका हो गया, वो फेयर वैल्यू डिटरमिन नहीं करता, क्योंकि करंट मार्केट कंडीशन को देखा जाएगा। ये किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ये वाला थोड़ी सी डिस्कशन, मेजरली MCQs, इसके लिए MCQs, ये वाला स्टैंडर्ड ज्यादा MCQs से रिलेट करेगा और थोड़ा बहुत रिकॉन्सिलिएशन जो हमने की उससे रिलेट करेगा। मींस प्रैक्टिकली आएगा तो ज्यादा चांसेस किसके हैं कि रिकॉन्सिलिएशन हमें आएगी, अदरवाइज ज्यादा चांसेस किसके हैं, MCQ। मैक्सिमम 8 मार्क्स का पेपर इसमें से आ सकता है, इस चैप्टर में से। यूजिंग कॉस्ट एज फेयर वैल्यू, कॉस्ट में समटाइम्स अप्रोक्सीमेट फेयर वैल्यू, particularly when little biological transformation has taken place since initial cost incurrence। मसलन आप लोगों ने चूजे खरीदे, चूजे खरीद कर आपने क्या किया, उसकी फार्मिंग करने की कोशिश की, अभी आपका ईयर एंड था 31 दिसंबर, आपने चूजे खरीद कर रखे हैं 26 दिसंबर को। अब 26 दिसंबर को जो कॉस्ट इनकर की है वो क्या है, और 4 दिनों में कोई बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगी, कोई खास चेंज नहीं आएगी, तो लिटिल बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, तो कॉस्ट जो है ये अप्रोक्सीमेट हो रही होगी आपकी फेयर वैल्यू। ठीक है जी। अच्छा, यहां पर भी एग्जांपल दी हुई है, मैंने कोई और ही एग्जांपल दे दी है। सीडिंग प्लांटेड इमीडिएटली प्रायर टू द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड और न्यूली एक्वायर्ड लाइवस्टॉक। चलो मैं चूजियां दी मिसाल दे दी है, ईयर एंड के नजदीक खरीदे। एक्सपेक्टेड जो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है उससे जो इम्पैक्ट है वैल्यू के ऊपर वो बहुत ज़्यादा ना पड़ रहा हो, इमटेरियल हो, तो भी क्या होगा, आप यूज कर सकते हैं कॉस्ट एज अ फेयर वैल्यू। लेकिन हमने क्या चीज करनी होती है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। उसकी वजह से हमने ये देखा था जर्नल एंट्री के जरिए कि हमने जब पहली बुकिंग की थी वो भी कॉस्ट पर नहीं की, और इनिशियल रिकॉग्निशन पर ही हमें क्या आ गया था,
लॉस आ गया था। गेन लॉसेस किधर लेकर जाएंगे जी? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस में है। ये वाइड स्टैंडर्ड है जिसमें इनिशियल रिकॉग्निशन पर भी क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। लॉस में राइज ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन बिकॉज कॉस्ट टू सेल आर डिडक्टेड इन डिटरमिनिंग द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। गेन भी आ सकता है इनिशियल रिकॉग्निशन पर, उसकी मिसाल भी देखी थी। प्रोक्रिएशन के अंदर क्या हो जाता है? आपको गेन आ जाता है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हासिल करें तो क्या आ जाता है? गेन आ जाता है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाएगा एज अ रिजल्ट ऑफ हार्वेस्टिंग लिखा जाएगा। इनएबिलिटी टू मेजर फेयर वैल्यू, अब क्या करना है बताएं जी? आपने पढ़ा हुआ है IAS 41, सॉरी IAS 40। IAS 40 में क्या करते होते थे? फेयर वैल्यू मेजर करनी होती थी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, उसके अंदर भी एक सेक्शन था। हाँ, अगर फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर इनिशियली ही नहीं हो पा रही थी और कंटिन्यू रहती है IAS 40 में, तो हम क्या करते थे? कॉस्ट के ऊपर उसे रिकॉग्नाइज करते थे। ऐसे ही था, भले वो कोई कभी क्वेश्चन नहीं आया एज सच, लेकिन पढ़ा होगा तो हम कहेंगे ना कि जी अच्छा उसको कॉस्ट पर रखना है, उसकी एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन करनी है। यहां पर क्या होगा देखते हैं क्या होगा। प्रिजम्पशन है कि फेयर वैल्यू कैन बी मेजर्ड रिलायबली फॉर अ बायोलॉजिकल एसेट। ये हो नहीं सकता कि चूजिया दी कोई मार्केट वाली ना हो। अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं और लाहौर में गोश्त खिला रहे हैं, आपको पता है किसका गोश्त चलता था? तो आपने उसकी फार्मिंग शुरू कर दी है तो महंगी बढ़ जाएगी। अच्छा चलें ठीक है यार। उसकी खाल भी जा रही थी चाइना में। एक जमाना आया था सड़कों पे कुछ जो अक्सर रुकात नजर आती हैं चीजें, वो नजर आना बंद हो गई थी और उनकी बिरयानियां बड़ी चल रही थी। तो अगर आपने उसकी फार्मिंग शुरू कर दी है तो भी फेयर वैल्यू तो मेजर होगी तो समझें दैट ये प्रिजम्पशन फॉल्स कंसिडर होगी ओनली ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन फॉर बायोलॉजिकल एसेट for which quoted market price are not available and for which alternative fair value measurement are determined to be clearly unreliable। ये सिर्फ इनिशियल रिकॉग्निशन के ऊपर ऐसा हो सकता है कि आपने चीज़ खरीदी, जब चीज़ खरीदी नहीं है वैसे ही रिकॉर्ड करनी है प्रोक्रिएशन वगैरह की वजह से, तो उस वक्त आप कह सकते हैं ओनली ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन। इसको फॉल्स कह सकते हैं, रिबट कर सकते हैं इस प्रिजम्पशन को। किस सूरत में? कोटेड मार्केट प्राइस अवेलेबल ना हो या फिर कोई अल्टरनेटिव मेजरमेंट टेक्निक्स भी क्लियरली क्या हो? अनरिलायबल। लेकिन प्रिजम्पशन पहली यही है कि जी मार्केट वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। इस केस के अंदर फिर क्या करेंगे हम? शैल बी मेजर्ड एट इट्स कॉस्ट लेस एनी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। ले जनाब, ऐसे भी कोई रूल आ गया है जो हमने पढ़ा था किसमें? IAS 40 में। तब भी फेयर वैल्यू की कहानी थी, अब भी किसकी कहानी है? फेयर वैल्यू की कहानी। तो याद रखने में क्या रहेगा?
आसानी रहेगी और इम्पेयरमेंट भी हो सकती है। मीन्स कंप्लीटली वही रूल जो IS 40 का है, वहां पर भी फेयर वैल्यू की कहानी थी, यहां पर भी फेयर वैल्यू की कहानी। ओनली ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन, इसको फास्ट कह सकते हैं। वहां पर भी यही रूल था IS 40 में भी कि अगर एक चीज पहले से फेयर वैल्यू पर चल रही है तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यूली उसको किस पर रखेंगे, फेयर वैल्यू पर ही रखेंगे। और ये सिर्फ इनिशियल रिकॉग्निशन के लिए ये चीज रिबट की गई है। ये लें जनाब, MCQs के लिहाज से जो आपकी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है ये कभी भी उस पर नहीं जाएगी। इनिशियल रिकॉग्निशन पर भी आप उसे कॉस्टलेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो क्या हो गया, अब कहानी क्लोज हो गई है। इसने तो हमेशा किस पर रहना है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। आपने जानवर ज़िबा कर दिया तो अब उसको बेचना ही पड़ेगा और वो बिकेगा ही। अब उसने कैपिटलाइज नहीं होना, उसने तो इन्वेंट्री के अंदर मूव कर जाना है। लें जनाब, चर्स पंखा पढ़ गए बच्चे, हंस पड़े हैं। गवर्नमेंट ग्रांट की कहानी जो आखिरी कहानी है, बर्दाश्त करने का शुक्रिया आप लोगों का। थ्योरी पढ़ पढ़ के आप थक गए हैं, नहीं ना थके? ये देखिए ऐसा मजेदार कहानी तो यहाँ पे आ रही है, चर्स पंग। नहीं, स्टैंडर्ड सबसे स्पेशल है। पहले ये देख लेते हैं चर्स पंग। जी, biological asset made at fair value less cost to sell, IS 41 is applicable। अनकंडीशनल ग्रांट, कोई कंडीशन नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे व्हेन एंड ओनली व्हेन द गवर्नमेंट ग्रांट बिकम्स रिसीवेबल, रिसीव हुई हो या ना हुई हो। IS 20 में भी यही कंडीशन है। अगर बिकम रिसीवेबल हो गई है तो हमने रिसीवेबल डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट एंट्री पास कर देनी होती है। रिसीवेबल डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट अगर बिकम रिसीवेबल मींस गवर्नमेंट ने साइन कर दिया, अनाउंस कर दिया, एग्रीमेंट हो गया, सारी चीजें फाइनलाइज हो गई। अब किसी वजह से डिले है, गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही, लेकिन बिकम रिसीवेबल हो चुका, तो हम एंट्री पास कर देंगे रिसीवेबल डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट, और डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट करते रहेंगे। ठीक, भले पैसे रिसीव अगले साल में जाके। तो अनकंडीशनल ग्रांट कोई कंडीशन नहीं लगी हुई, कोई है ही नहीं कंडीशन। तो फिर क्या है, हमने अल्टीमेटली से प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है इस ग्रांट को। पैसे आए, ग्रांट आई, चुप करके क्या करेंगे, कोई कंडीशन नहीं लगी हुई, तो प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाएगी। कंडीशनल ग्रांट आ जाती है। ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से या एग्रीकल्चर एक्टिविटी से कैसे रिलेट करेगी? हमें गवर्नमेंट कहती है जनाब इज्जत माफ, चर्स काश्त नहीं करनी, रुके रहना है, भांग काश्त नहीं करनी, रुके रहना है। और हम अगर रुके रहते हैं तो हमें क्या मिलेगी, ग्रांट मिलेगी। ठीक, तो ये सिचुएशन है। सच ग्रांट इंक्लूडिंग व्हेन गवर्नमेंट ग्रांट रिक्वायर्स एन एंटिटी नॉट टू एंगेज इन स्पेसिफिक एग्रीकल्चरल एक्टिविटी shall be recognized in profit and loss when and only when conditions attaching to the government grant are met। और हम उस पीरियड के अंदर चर्स काश्त नहीं करते तो क्या हो जाएगी, हमें ग्रांट, हम उसके एलिजिबल हो जाएंगे और फिर
हम उसको क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में लिख लेंगे। अच्छा जी, पार्शियल रिकॉग्निशन फॉर कंडीशनल ग्रांट। लें जी, फार्मिंग करनी है आपने और आपको कहा गया कि 5 साल तक फार्मिंग करनी है एक सर्टन इलाके में, तो अब आपको ग्रांट मिलेगी। अब कंडीशन क्या है, 5 साल तक फार्मिंग का करना। अब ग्रांट हो सकता है पहले साल में दूसरे साल में मिल जाए, लेकिन आपने क्या करना है, कंडीशन मीट मुकम्मल कब होंगी, 5 साल पूरे होने पर। और कंडीशन दरमियान में ये है कि जी अगर आपने 5 साल फार्मिंग ना की तो क्या करनी पड़ेगी, ग्रांट वापस करना पड़ेगी। तो इस सूरत के अंदर हम क्या करेंगे, हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में until the 5 years have passed। बस चुप करके कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट करके छोड़ देंगे। रिसीव हो गए हैं, पड़े हैं, 5 साल पूरे होंगे तब कहीं पे जाके क्या करेंगे, ग्रांट इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे। हाँ, अगर टर्म्स हमें अलाउ करती हैं पार्शल टू बी रिकॉग्नाइज, मीन्स हर साल अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं, साल पूरा हो जाता है, हमें 1 साल की ग्रांट लिखने की इजाज़त मौजूद है, टर्म्स एंड कंडीशन में पार्शल रिकॉग्निशन की इजाज़त है, तो हम क्या करेंगे, चुप करके वही वाली एंट्री पास करेंगे जो हम पास गवर्नमेंट ग्रांट में करते रहे हैं, डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट हर साल के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू द टाइम दैट हैज elapsed, the entity recognize a part in profit and loss as time passes। तो इसकी मिसालें यही हैं कि आपको कैश डेबिट और डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट आपने किया, अब 3 सालों के लिए हमें इजाज़त है कि हर साल की करें, तो फिर क्या करेंगे, डेफर्ड ग्रांट डेबिट ग्रांट इनकम क्रेडिट हर साल आप ये वाली एंट्री पास कर लें। पहली वाली सिचुएशन क्या थी कि कैश आज मिला है, रुके रहो, कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट आपने किया, लाइबिलिटी में पड़ा है, पड़ा रहेगा 3 साल मुकम्मल होंगे, अगर 3 साल की कंडीशन है तो 3 साल मुकम्मल हो गए, 3 साल के बाद हम एक ही दफ़ा क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे, डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट। बात समझ लग गई। पहले वाली का कहानी ये है, दूसरे वाली कहानी अगर पार्शियल रिकॉग्नाइज करने वाली कहानी ये है। डेफर्ड लायबिलिटी डेफर्ड ग्रांट, बायोलॉजिकल एसेट मेजर्ड एट कॉस्ट और बियरर प्लांट्स। बायोलॉजिकल एसेट मेजर्ड एट कॉस्ट, किसी वजह से कॉस्ट के ऊपर रखे हैं, फेयर वैल्यू पर, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर नहीं है, किसी वजह से कॉस्ट पर रखे हैं बायोलॉजिकल एसेट, या फिर वो बियरर प्लांट हैं जो कि डील कहां पे होते हैं, IS 16 में, तो उनकी ग्रांट कहां पे डील होगी, IS 20। तो कल हमने एक अदद क्वेश्चन किया था MCQs में, उसमें एक चीज आ रही थी, ऑल गवर्नमेंट ग्रांट्स रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एसेट्स आर काउंटेड फॉर अंडर IS 41। तो ये क्या चीज है, फॉल्स है। बायोलॉजिकल एसेट बियरर प्लांट भी क्या है, बायोलॉजिकल एसेट है।
तो तमाम बायोलॉजिकल एसेट डील नहीं होते IS 41। लिविंग प्लांट है ना, बियर प्लांट लिविंग प्लांट ही है ना, डेफिनेशन पर पूरा उतरते हैं बायोलॉजिकल एसेट की, लेकिन उसकी डीलिंग कहाँ पे है? IS 16। और गारंट उसकी कहाँ पे डील होगी? IS 20। किधर गया? मुल्तान लिमिटेड, पेशावर लिमिटेड। मीन्स आपने एग्जाम्पल्स पढ़े नहीं है। डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर में रिकंसिलेशन हमने पढ़ ली थी, ऐसे ही है। ये वाली कहानी हमने पढ़ ली थी, पहली कहानी अभी डिस्कस कर लेते हैं। अदर इंफॉर्मेशन, कुछ शेर भी सुना है। भाई कह रहे हैं सर हम बोर हो गए हैं। यस सर, तो आपने कहा था मुश्किल है। और भाई कह रहे हैं मैं शेर सुनाऊंगा। जी इरशाद। नहीं, मेरा नाम इरशाद नहीं है सर। किसी ने कोई शेर सुनाना हो, कोई अच्छी बात करनी हो, मैं हाजिर। हाँ जी, क्यों जी सियार भाई? सर ने तो शेर के लिए लिखा है। अच्छा जी बच्चों जी, अब स्टैंडर्ड ना हमें एनकरेज करता है कि हम क्या करें, हम ईच ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल एसेट को नरेटिव या क्वांटिफाइड तौर पर बयान करें। मसलन हम डिस्टिंग्विश करें कि जो हमारे कैटल हैं उसके अंदर कैटल ऐसे भी होंगे जो काबिल होंगे दूध देने के, और ऐसे भी होंगे जो काबिल नहीं होंगे, मीन्स छोटे होंगे। वैसे कोई गांव से रिलेट करता हो उनको, कोई बंदा है जिसने कहा नहीं चले, भैंसे गालबन 2 साल की हो जाएंगी तो फिर शायद वो नहीं, कितनी 2 साल से ज्यादा। अच्छा, तो इसको स्टैंडर्ड की लैंग्वेज में मैच्योर एंड इमैच्योर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैच्योर एंड इमैच्योर। मीन्स ऐसी भैंसें जो दूध देने के काबिल हो गई हुई हैं 2.5 साल की, इतना काफी है चले, तो उनको बोलेंगे मैच्योर, और जो इस एज पर नहीं पहुंची तो उनको क्या बोलेंगे? इमैच्योर। तो स्टैंडर्ड हमें एनकरेज कर रहा है कि हम क्या करें, जब अपना क्लोजिंग वैल्यू इसकी बनाएं तो उसके डिस्क्लोजर में इसकी सेपरेशन कर दें कि मैच्योर की वैल्यू कितनी है और इमैच्योर की वैल्यू कितनी है। मैच्योर बायोलॉजिकल एसेट, ठीक है जी। कंज्यूमेबल बायोलॉजिकल एसेट को अलहदा कर दें।
कंज्यूमेबल बायोलॉजिकल एसेट कौन से होंगे? जो कि आपने क्या करना है, टू बी हार्वेस्टेड एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और सोल्ड एज बायोलॉजिकल एसेट। एग्जाम्पल है जी लाइफ स्टॉक इंटेंडेड फॉर दी प्रोडक्शन फॉर मीट, लाइफ स्टॉक हेल्ड फॉर सेल, फिश फार्मिंग है, क्रॉप्स वगैरह है। इन्होंने क्या होना है, अल्टीमेटली एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के तौर पर आना है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमेबल, क्योंकि इन्होंने क्या होना है, कंज्यूम हो जाना है। बियरर बायोलॉजिकल एसेट, अब आपकी मेहरबानी होगी, ये कौन से हैं जी? ये वो बियरर प्लांट की कहानी नहीं है, खुदारा, ये बियरर प्लांट की कहानी नहीं है। जो कंज्यूमेबल नहीं है वो सारे क्या हैं, बियरर। जैसे भैंसें, मैच्योर भैंसें, ये क्या है, ये इनको आप कह सकते हैं कि ये क्या है, बियरर बायोलॉजिकल एसेट। बियरर बायोलॉजिकल एसेट्स आर दोज अदर देन कंज्यूमेबल। ये ऐसी डेफिनेशन है जैसी प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड की डेफिनेशन थी, ऐसी है। अ कंपनी विच इज नॉट पब्लिक इज अ प्राइवेट लिमिटेड। The bearer biological asset are those other than consumable biological asset, for example, livestock from which milk is produced and fruit trees from which fruit is harvested. तो इसके अंदर obviously bearer plant शामिल हो रहे हैं। तो गाय भैंसों को भी क्या बोल देंगे आप, bearer biological asset बोल देंगे। Reconciliation, ये वो वाली सारी कहानी है बच्चों IAS 16 में जो आपने पढ़ी थी। जे तुसी गावां भैंसा लोन लैन वास्ते प्लेज करा देती हैं सिक्योरिटी के तौर पे, तो आपने वो बताना है कि ये कितनी प्लेज हुई है। क्या नहीं हो सकता? हो सकता है। मींस प्लेज या सिक्योरिटी के तौर पर गाय भैंसे भी हो सकती हैं। आपने लोन लेना है तो कुछ भी सिक्योरिटी के तौर पर आपने उनको बस लिखवाना है। प्रैक्टिकल एग्जांपल बेटा, बात ये है कि सिक्योरिटी के तौर पर चाहे वो मूवेबल चीज हो चाहे वो इमूवेबल हो, हर चीज रखवाई जा सकती है। गाड़ी के अगेंस्ट लोन लिया जा सकता है, ठीक है। इसी तरीके से सोने के अगेंस्ट सिक्योरिटी के तौर पर रखवा के लोन लिया जाता है। मज्जां दे अगेंस्ट क्यों नहीं लेता जा सकता? तो जेड़े पिंडां थावां दे बंदे होणगे वो किवें लोन लैंदे होणगे? जमीनें नहीं, जमीन है किसी के पास, सिर्फ मजा है ने। तो जनाब ये काम होता है। तो अगर प्लेज करवाया हुआ वो बताएं। अगर कोई आपने कोई कमिटमेंट पहले से कर रखी है किसी बंदे के साथ कि आप ये चीज खरीदेंगे, इतनी गायें खरीदेंगे, तो वो कमिटमेंट आप बताएंगे। कोई फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। बाकी पढ़ लेना। छुट्टी होगी? अच्छा जी, क्या करना होता है? अच्छा जनाब, जो जब फेयर वैल्यू रिलायबली मैयर नहीं हो सकती तो तब वो सारे जो क्या नाम है डिस्क्लोजर हैं जो आपने IAS 16 में पढ़े थे या IAS 40 में पढ़े थे, वो सारे डिस्क्लोजर यहाँ पे भी आएंगे। सेम डिस्क्लोजर, कोई चेंज नहीं।
बायोलॉजिकल एसेट का नाम बताओ, एक्सप्लेनेशन बताओ कि क्यों नहीं मैयर हो सकते, फिर पॉसिबल रेंज बता दो कि कितने से लेकर कितने तक की होगी, डेप्रीसिएशन का मेथड बताओ, यूजफुल लाइफ बताओ उन एसेट्स की, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, उसकी एक पूरी रिकंसिलेशन बनाओ, गेन और लॉस रिकग्नाइज ऑन डिस्पोजल ये बताओ, रिकंसिलेशन में इम्पेयरमेंट लॉसेज आ रहे हैं वो बताओ, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस है वो बताओ, डेप्रीसिएशन है वो बताओ। तो ये सारी वही चीज़ें आ रही हैं जो कि आपने पढ़ी हुई हैं। गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड डिस्क्लोजर, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अनफुलफिल्ड कंडीशन कितनी है और सिग्निफिकेंट डिक्रीज एक्सपेक्टेड इन द लेवल ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। ये 3 डिस्क्लोजर जिनको रट्टा लगा लें, ये गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड डिस्क्लोजर हैं। और ये चंद एक अदद एग्जाम्पल हैं जिनमें से ये वाला आपने डन कर लिया हुआ है। ये 3-4 एग्जाम्पल, 1-2 इसमें से रिकॉन्सिलेशन की एग्जाम्पल्स हैं, वो आपने करनी है। और स्टैंडर्ड हो गया जे ख़त्म, दी एंड। कल इंशाल्लाह नया स्टैंडर्ड शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, आज के लिए बर्दाश्त करने का शुक्रिया। थ्योरी डिस्कस हुई, तो ये थ्योरी विद रिस्पेक्ट टू एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। तमाम के तमाम इसके एमसीक्यूज स्टडी टेक्स्ट के आपने परफॉर्म करने हैं और तमाम की तमाम इसकी एग्जाम्पल्स आधे से ज़्यादा पढ़ने वाली हैं। और ये चंद एक एग्जाम्पल जो रिकंसिलेशन की हैं ये करने वाली। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।